ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र अपवाह क्षेत्र, अधिक अपवाह क्षेत्र के लिए जानी जाती है। और जिस ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात कर रहे हैं ये कहलाती है आपके ट्रांस रिवर। ठीक है, ये क्या कहलाएगी आपके, ट्रांस रिवर इसको कहा जाता है। ट्रांस रिवर का मतलब क्या हो गया, जो एक से अधिक देशों में बहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांस रिवर कहते हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, पूर्ववर्ती नदी। देखिए नदियों को भी हम दो प्रकार में बांटते हैं, एक होता है आपका अनुवर्ती नदी और एक होता है आपका पूर्ववर्ती नदी। अनुवर्ती नदी क्या होती है, जो पहाड़ों के जो मार्ग बने होते हैं उनका अनुकरण करे, और पूर्ववर्ती नदी क्या होती है, जो अपने अनुसार ही अपना मार्ग बनाए। तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल है, हिमालय की एक नदी, तो याद रखिएगा। अब देखिए जो हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहे हैं इसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रांस रिवर, या फिर इसको ब्रेडेड रिवर भी कहा जाता है। ब्रेडेड रिवर का मतलब क्या हो गया, ब्रेड देखी होगी आपने, ब्रेड किस तरीके से गुथी भी रहती है एक के ऊपर एक, वैसे ही आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसमें भी बहुत सारी नदियों का जाल है और ये बहुत सारी धाराओं में होके बहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रेडेड रिवर भी कहा जाता है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, यह एक पूर्ववर्ती नदी है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भैया हिमालय की कौन सी नदियाँ पूर्ववर्ती नदी है, उसमें आपकी कौन सी नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र। पूर्ववर्ती मतलब समझ गए क्या हुआ, जो स्वयं अपना मार्ग बना देती। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की जो टोटल लंबाई की बात करें वो कितनी लंबाई मानी जाती है, 2900 किलोमीटर। लेकिन एनसीईआरटी में जो आपका गिवन है वो है आपका 2880 किलोमीटर। तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से याद रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई एनसीईआरटी में कितनी मिलती है, हमें 2880 मिलती है। अब हम इसको जब ट्रांस रिवर कह रहे हैं इसका मतलब ये एक से अधिक देशों में बहती होगी, एक से अधिक देशों में भारत भी है, तो ये तो इसकी क्या है, टोटल लेंथ है 2880। इस 2880 में से ये भारत में कितना बहती है वो है आपका 916 किलोमीटर। तो ब्रह्मपुत्र की भारत में लंबाई कितनी है, 916 किलोमीटर। तो जो भारत की बहुत इम्पोर्टेंट नदियां हैं उनका जो वर्णन है हमें पुराणों में या संस्कृत के जो काव्य हैं उनमें मिलता है। तो जब हम प्राचीन संस्कृत के काव्य उठाते हैं उसमें जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें ब्रह्मपुत्र का एक नाम मिलता है। तो प्राचीन संस्कृत में जो हमें ब्रह्मपुत्र का नाम मिलता है वो नाम क्या है इसका, लौहित्य। प्राचीन संस्कृत में इसका नाम क्या मिल रहा है, लौहित्य। देखो ब्रह्मपुत्र भी प्राचीन नेम है लेकिन उससे पुराना नाम क्या हो गया आपका, लौहित्य हो गया। तो फिर इस लौहित्य से ब्रह्मपुत्र कैसे पड़ा, तो देखिए कहते हैं कि भाई इस क्षेत्र में जो यहाँ के मूल निवासी, जैसे उत्तराखंड के मूल निवासी हम जनजाति शब्द उनके लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही मूल निवासी, तो यहाँ पर आपने सुना होगा नाम, एक बोडो जनजाति रहती है। तो बोडो जनजाति क्योंकि भाई अब ये अपने साथ बड़ी भारी मात्रा में पानी लेके आती है, जाहिर सी बात है कि साउंड बहुत ज़्यादा करती होगी, तो एक गरगल की आवाज़ करती है, गरगलिंग करती है। तो इस वजह से उन्होंने इसका नाम क्या रखा था कि भुल्लम भुल्लर। क्या नाम रखा था, भुल्लम भुल्लर। ये बोडो जनजाति के लोग इसको कहते थे, बोडो जनजाति के लोग इसे भुल्लम भुल्लर कहते थे। तो यही नाम आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो गया, ब्रह्मपुत्र में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लंबाई की बात करें इसकी तो लंबाई के हिसाब से ये विश्व के 15वें नंबर पे आती है। लंबाई के हिसाब से विश्व की 15वीं लंबी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। लेकिन अपवाह के हिसाब से ये अपने साथ जल धारण क्षमता के हिसाब से इसका नंबर कैसा आता है, जैसे हम बोलते हैं कि विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, नील नदी है। लेकिन जल प्रवाह के हिसाब से अमेजन है, तो दोनों चीज़ें अलग अलग है। वैसे लंबाई के हिसाब से 15वें नंबर पे है, लेकिन अपने साथ जल की मात्रा कितनी ज़्यादा लेके चलती है उस हिसाब से इसका जो क्रम है वो 9वां नंबर का है। लंबाई के हिसाब से 15वां और जल धारण क्षमता के हिसाब से कौन सा नंबर हो गया इसका, 9वां। तो ये तो है बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब देखिए एक जो नदी होती है, नदी का अपना एक तंत्र होता है, बहुत सारी नदियाँ इसमें मिलती हैं।
अब हम देख रहे हैं कि भैया जो इसका उद्गम है, अब यही बात करते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम होगा आपका कहाँ, तिब्बत। आपने एक पर्वत श्रेणी का नाम सुना होगा, कैलाश रेंज, कैलाश मानसरोवर आपने नाम सुना होगा, जो कहाँ स्थित है आपका, तिब्बत में स्थित है। जो चाइना अधिकृत है वहाँ तिब्बत में स्थित है। तो उस कैलाश मानसरोवर जो क्षेत्र है वहाँ पर एक ग्लेशियर है आपका, कौन सा, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। आपको अधिकतर बुक्स में क्या मिलेगा, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर ही मिलेगा। वो कैलाश का क्या है, एक पार्ट है। या फिर आपको किसी बुक्स में एक और ग्लेशियर का नाम मिल सकता है, वो है आपका आंगसी ग्लेशियर। कोई सा मिले तो तनाव मत लीजिए, ये कैलाश का ही क्या है, पार्ट है। अधिकतर जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। जाहिर सी बात है कि भारत से बाहर है, तिब्बत में है। तो यहाँ पर मानसरोवर झील है, यहीं पास से ही आपकी नदी निकल रही है। तो तिब्बत से ही इस नदी का क्या हो रहा है, उद्गम हो रहा है। तो इसका मतलब इसका नाम वहाँ पे ब्रह्मपुत्र तो नहीं होगा। तो तिब्बत में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, वो नाम है आपका यारलुंग सांगपो, या सांगपो आपको मिल सकता है। अब होता क्या है कि भैया देखिए, तिब्बत के इस नीचे वाले क्षेत्र में आपको पूरी हिमालय रेंज मिलेगी, तो उसके पैरेलल ही ये चल रही होती है। तो तिब्बत में 1200 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद ये पहुंच जाती है आपके हिमालय के एंड वाले पॉइंट पे, यानी कि नामचा बरवा वाले क्षेत्र में पहुंच जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एंट्री करेगी ये भारत में, और यहाँ पर जो ये आकार बनाती है वो कैसा, हिंदी का एक अक्षर होता है टा। हिंदी का कौन सा अक्षर, टा। तो जब नदी ऐसा आकार बनाती है तो इसको क्या कहते हैं, गॉर्ज कहते हैं। जब नदियों के द्वारा टा अक्षर या टा आकार का शेप बनाई जाती है, इसको क्या कहते हैं, गॉर्ज कहते हैं। अब ये कैसे बनती है कि मान लीजिए कि भैया दो पर्वत श्रेणियां हैं आपकी, या दो पर्वत पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या है कि देखो पर्वत वो भी कैसे हैं, दूसरे पर्वतों की तुलना में उनकी ढाल तीव्र है, यानी कि सीधे खड़े हैं पर्वत। तो उन पर्वतों को आसानी से तो नहीं काटा जा सकता। तो नदी का क्या हो जाता है, अब नदी में पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अब नदी अगर देखो इधर उधर पर्वत हैं तो फैल तो नहीं सकती हैं, तो आप पानी कहाँ जाएगा, गहराई में जाएगा। तो पानी यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, और यहाँ पर उन पहाड़ों के बीच से ही जहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर हो वहीं से पानी क्या हो जाता है, अपना मार्ग बना लेता है, यानी कि घूम जाता है। तो जहाँ पे वो घूमता है वहाँ पे पानी की मात्रा क्या होगी, गहराई ज़्यादा होगी पानी की मात्रा की, और इसको कहते हैं गॉर्ज। तो भारत में जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी एंट्री कर रही है वो कौन से, देहांग गॉर्ज बनाती है यहाँ पे। तो गॉर्ज समझ गए, कौन सी शेप बनाएगी, ये टा आकार की शेप बनाएगी। तो जब भारत में एंट्री कर रही है, अभी किस राज्य से कर रही है, आपके अरुणाचल प्रदेश से एंट्री कर रही है। तो जब अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है और जब ये पहाड़ी क्षेत्र में रहती है शुरुआत में, तो शुरुआत में इसको कुछ किलोमीटर तक सियांग नाम से जाना जाता है। लगभग 35 किलोमीटर तक ये किस नाम से चलती है, सियांग। जब वहाँ पहाड़ी भाग से थोड़ा नीचे ये मैदानी भाग में आती है अरुणाचल प्रदेश के, तो वहाँ पर इसका नाम क्या पड़ जाता है, देहांग। तो ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है कि देहांग नाम ब्रह्मपुत्र का किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में। सियांग नाम थोड़ी देर के लिए ही इसका पड़ता है। ठीक है, तो जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ेगी और असम में पहुंचेगी, वो भी असम की घाटियों में, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये एकदम से विस्तृत हो जाती है। मतलब इसमें जो जल इतना ज़्यादा होता है कि जो लंबाई की बात करें तो आपका 18 से 20 किलोमीटर तक लंबी हो जाती है नदी। तो सोच सकते हैं हम कि कितना ज़्यादा पानी अपने साथ लेके आती होगी। तो जैसे ही यहाँ पे आपके असम की घाटी में प्रवेश करती है, इस पर एक नदी आके मिलती है। उस नदी का नाम क्या है, लोहित नदी है। कौन सी नदी, लोहित नदी, जिसको कहा जाता है खूनी नदी। ये किस नाम से फेमस है, खूनी नदी के नाम से फेमस है। अब इसे खूनी नदी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें लाल कण की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो खूनी नदी के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध हो गई आपकी, लोहित नदी। और इसी लोहित नदी की एक सहायक नदी है आपकी कौन सी, देबांग नदी। तो ये लोहित नदी आपके किस में आके मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में आके मिलती है। ठीक है, किस में आके मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में आके मिल जाती है। और इसी लोहित जो नदी है, इस पर एक पुल बनाया गया है। उस पुल का नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज।
भूपेन हजारिका ब्रिज नाम है इसका। ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। तो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा हो गया आपका? भूपेन हजारिका ब्रिज। 9.16 किलोमीटर इसकी लंबाई है, या इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, ढोला सदिया ब्रिज। ढोला सदिया ब्रिज, ठीक है। या तो भूपेन हजारिका ब्रिज याद रखो या फिर ढोला सदिया ब्रिज याद रखो, ठीक है। अब याद रखना किस नदी पर है ये? ब्रह्मपुत्र नदी पर, सॉरी लोहित नदी पर है, ठीक है। किस नदी पे है? लोहित नदी पे है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसके बाद जब असम घाटी से ये आप क्या होता है अपना रिफ्ट वैली में निकल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। अब रिफ्ट वैली क्या हुई आपकी? अब देखिए, मान लीजिए कोई ऐसी संरचना है, कोई ऐसा भाग है। अब मान लीजिए कि भ्रंश होने के कारण इसका ये क्षेत्र ऊपर उठ जाए, इसके किनारे के क्षेत्र क्या हो जाए? ऊपर उठ जाए, तो बीच वाले क्षेत्र में गड्ढा बन जाएगा। इसको क्या कहते हैं? अब नदी यहाँ से बहेगी, जाहिर सी बात है पानी अगर ऊपर से डालोगे तो आप अंत में कहाँ जाएगा? जब सबसे गहरा स्थान है। तो रिफ्ट वैली का मतलब क्या हो गया? जब भ्रंशन के कारण किनारे के दोनों भाग ऊपर उठ जाएं, तो जो बीच में वैली बनेगी उसको क्या कहेंगे? रिफ्ट वैली कहेंगे। तो यहाँ पर से आप क्या हो जाएगा, जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है वो रिफ्ट वैली में बहने लगेगी। अब रिफ्ट वैली में बहेगी, अब बह तो बहुत सारे सालों से रही है, काफ़ी साल हो गए इसको बहते बहते, तो अपने साथ अवसाद भी तो लेके आ रही है। जब पानी इतना ज़्यादा लेके आ रही है तो अपने साथ अवसाद भी लेके आती है। तो धीरे धीरे अवसाद जमा होता रहता है और नदी क्या हो जाती है? 2 भागों में या 3 भागों में बट जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस नदी की 2 अलग अलग धाराएं बन जाती हैं, यानी कि 2 अलग अलग चैनल बन जाते हैं। एक ब्रह्मपुत्र चैनल हो गया आपका, ठीक है, और एक खैर कुटिया चैनल हो गया। तो यहाँ पर नदी क्या हो जाएगी आपके? 2 भागों में विभक्त हो जाएगी। बीच में क्या है? नदी के द्वारा लाया गया अवसाद, तो क्या कैसा हो जाता है? एक द्वीप के जैसा बन जाता है। रिफ्ट वैली में बह रही है, यानी कि नदी काफ़ी नीचे बह रही है, तो बीच में क्या बन गया? द्वीप। और ये 100 किलोमीटर तक आपका अलग अलग ही बहती है, और उसके बीच में जो द्वीप है उस द्वीप का नाम क्या है? माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप किस राज्य में हो गया आपके? असम में। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? देखो, नदी द्वीप इसे कह रहे हैं कि द्वीप क्या हो गया आपका कि जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। अब वैसे बात की जाए कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, वो ग्रीनलैंड है, लेकिन वो समुद्र में है। नदी के बीच में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। असम ने इसको अपना जिला भी बना रखा है। जनसंख्या भी 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे जनसंख्या रहती है। तो याद रखिएगा, माजुली द्वीप किस नदी पर हो गया आपका? ठीक है। आपका ढोला सदिया ब्रिज किस नदी पे है? लोहित नदी पर है। इसके बाद आपकी नदी आगे बढ़ती है, तो नदी जब आगे बढ़ेगी और असम के थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र में पहुंचेगी, तो यहाँ पर इससे एक और सहायक नदी है आपकी, कौन सी? बूढ़ी दिबांग नदी। यह इसकी एक सहायक नदी है। तो याद रखिएगा किस तरफ से मिल रही है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी जो इसके आगे आके इसमें मिलेगी, उस नदी का नाम है सुबनसिरी, जो आपके कहाँ से निकल रही है? तिब्बत के क्षेत्र से। अब सुबनसिरी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब ब्रह्मपुत्र असम में पहुँचते इस नदी को किस नाम से जाना जा रहा है? अब ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में हमने क्या नाम पढ़ा था? दिहांग। और शुरुआत में क्या नाम था? सियांग नाम था। तो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट नदी आके मिलेगी, कौन सी? सुबनसिरी। यह ब्रह्मपुत्र की क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो गई? सुबनसिरी। और इसको गोल्ड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। कौन से? गोल्ड रिवर के नाम से, क्योंकि इसमें सोने के पार्टिकल मिलते हैं। सोने के पार्टिकल मतलब छोटे छोटे कण मिलते हैं। ऐसा नहीं कि सोने की ईंटें मिल गई, ऐसा नहीं, वो तो प्रोडक्शन के बाद बनता है वो सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज ही सारी तैयारी छोड़ के पहुंच गए कि सोना लेके आएंगे, ठीक है। हाँ, टैक्स लग जाएगा। तो याद रखना, इसको किस नाम से जाना जाता है? गोल्ड रिवर के नाम से जाना जाता है। इस नदी को सुबनसिरी। क्या खासियत है इसकी? ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी। नेक्स्ट आगे पहुँचेंगे हम, तो देखिए आपका एक लैसांग पर्वत है। लैसांग पर्वत है, कहाँ है आपका लैसांग पर्वत? मेघालय में। तो याद रखिएगा, मेघालय में कौन सा पर्वत? लैसांग पर्वत। यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है? धनसरी। किसकी सहायक नदी है धनसरी? अब आगे लेके चलते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए इसमें एक और जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र से एक इम्पॉर्टेंट नदी और निकल रही है, कौन सी? मेकोंग नदी।
ठीक है, सॉरी, कामेंग नदी। कौन सी नदी निकल रही है यहाँ से? कामेंग नदी निकल रही है। अब कामेंग नदी निकल रही है आपके अरुणाचल प्रदेश, जब ये असम में प्रवेश कर जाती है तो इसी नदी के किनारे ही आपका एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क। निकल कहाँ से रही है? अरुणाचल प्रदेश से। काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ? आसाम में है। और काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। तो याद रखिएगा, कहाँ है? आसम में है। और किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ठीक है, अब किसकी सहायक नदी है कामेंग नदी? ब्रह्मपुत्र की। आगे नदी बढ़ती है तो फिर आपके मेघालय वाले क्षेत्र से या मेघालय के पठार से कपिला या कपिली नदी किस में आके मिलती है? ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं। नदियाँ तो बहुत सारी इसमें आके मिल रही हैं, लेकिन हम इंपॉर्टेंट लेके हुए चलते हैं। इसके बाद नदी आगे बढ़ेगी तो तिब्बत क्षेत्र से एक और नदी निकल रही है। कौन सी? मानस नदी। और इसी मानस नदी के किनारे ही असम में ही आपका मानस नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ हो गई? आपके असम राज्य में। किस नदी के किनारे है? मानस नदी के किनारे। तो ये मानस नदी भी किसकी सहायक नदी हो गई? आपके ब्रह्मपुत्र की। आगे जब बढ़ते हैं तो फिर भूटान वाले क्षेत्र से एक और नदी निकलेगी। कौन सी? आपके संकोश नदी। और ये संकोश नदी आपके आसाम और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर चलती है, यानी कि आसाम और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बनाते हुए कौन सी नदी आ रही है? आपके संकोश नदी आ रही है। और ये आपके किस में मिल जाएगी? ब्रह्मपुत्र में। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी भारत से बाहर हो जाएगी। तो आपका अरुणाचल प्रदेश से और भारत के एंड तक, यानी कि बांग्लादेश के एंट्री पॉइंट तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया ब्रह्मपुत्र ने? 916 किलोमीटर। तो यहाँ तक ये किस नाम से जानी गई? ब्रह्मपुत्र। इसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगी। और बांग्लादेश में भारत से एक और नदी निकलती है। उस नदी का नाम क्या है? तीस्ता। अब तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए, आपका जो सिक्किम है, सिक्किम में एक ग्लेशियर है। कौन सा? जैमू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? जैमू ग्लेशियर। और वहाँ पर एक झील है। कौन सी? पलामू झील। तो याद रखिएगा, झीलों में पूछा जाता है। पलामू झील किस राज्य में है? सिक्किम में है। जैमू ग्लेशियर किस राज्य में है? सिक्किम में है। तो यहाँ से कौन सी नदी आपकी निकल जाएगी? तीस्ता नदी निकलेगी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। ठीक है, इस तीस्ता नदी को क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम कहा जाता है। इस तीस्ता नदी को क्या कहते हैं? लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम कहते हैं। जैसे हम उत्तराखंड में पढ़ते हैं ना कि पुरोला घाटी को किस नदी का वरदान कहा जाता है? कमल नदी का वरदान कहा जाता है। वैसे ही सिक्किम में तीस्ता नदी की बहुत उपयोगिता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तीस्ता नदी निकल कहाँ से रही है? भारतीय क्षेत्र यानी कि सिक्किम से निकल रही है। लेकिन ये आपके मिलेगी कहाँ? बांग्लादेश में जाके। तो कहते हैं कि जब आपकी तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है तब ब्रह्मपुत्र का नाम क्या होता है? जमुना। वैसे तो हम जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जमुना नाम से जानी जाती है। लेकिन मान्यता यह है कि जब तीस्ता नदी इसमें आके मिलती है, एक जगह पड़ती है यहाँ पे, वो जगह का नाम है आपका रंगपुर। क्या नाम है? रंगपुर। तो रंगपुर में मिलती है और इसका नाम क्या पड़ जाता है? जमुना पड़ जाता है। इसके बाद जब नदी आगे बढ़ेगी तो एक भारतीय क्षेत्र से एक और इम्पोर्टेंट नदी निकलती है। उस नदी का नाम क्या है? गंगा। तो गंगा नदी जैसे ही आपके कहाँ? बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये किस नाम से जानी जाती है? पद्मा नाम से जानी जाती है। और ये क्या होता है, जब आपका पद्मा और जमुना का संगम होता है या जब ये मिलती हैं तो हम पढ़ते हैं कि ये फिर आगे मेघना नाम से जानी जाती है। लेकिन एक और चीज़ हमें पढ़ने को मिलती है कि मणिपुर क्षेत्र से एक नदी निकलती है, बराक नदी। जब आपकी पद्मा और जमुना नदी यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलती है तो ये पद्मा नाम से ही थोड़ी देर तक आगे बढ़ती है। लेकिन जब आपकी कौन सी मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी आपके पद्मा में मिलती है तब इसका नाम क्या पड़ जाता है? मेघना। यानी कि अंत में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है? मेघना है। और यही मेघना नाम से ही कहाँ जाएगी? बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। और इस मेघना नदी को बांग्लादेश में सूरमा नदी भी कहते हैं। मेघना नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? सूरमा। तो अब गंगा अपने आप में बहुत सारा अवसाद लेके चलती है, ब्रह्मपुत्र का अपवाद क्षेत्र ज़्यादा है, इसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है काफ़ी लंबे समय से ही ये क्या कर रही हैं? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही हैं।
तो जब नदी समुद्र में अपना जल गिरा रही है तो अपने साथ लाए हुए अवसाद को भी तो गिराती होगी। तो जैसे जैसे अवसाद गिरेगा तो होता क्या कि अगर हम किसी क्षेत्र से किसी गड्ढे में अगर क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी डाल रहे हैं सामान, तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं ना कि एक प्लेन सा रास्ता वहाँ पे बन जाता है, यानी कि वहाँ पे अवसाद इकट्ठा होने लग जाता है, तो वो जगह उड़ गई है अपने क्षेत्र से। तो जब नदियाँ भी क्या होती है, लगातार अपना अवसाद डालती रहती है तो वहाँ पर ऊंचाई बढ़ जाती है, और इस वजह से क्या होता है, नदी काफ़ी भागों में विभक्त हो जाती है। तो अब क्या है, बीच में मिट्टी पत्थर अवसाद हैं, इधर इधर से नदियाँ बह रही हैं, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, हम डेल्टा कहते हैं। तो नदियों के अंत या मुहाने पर क्या बनते हैं, डेल्टा। कुछ कुछ नदियों के नहीं बनते हैं, लेकिन अधिकतर नदियाँ जो अपने साथ अवसाद लाती है वो धीरे धीरे जमा होता रहता है, तो नदी अंत में जाके बहुत सारे भागों में विभक्त हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी ये मेघना नदी ही बनाती है, जिसको किस नाम से जानते हैं हम, सुंदरवन डेल्टा। अब जाहिर सी बात है, नदियों के बीच में ही अवसाद जमा हुआ है, यहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, इसका मतलब मिट्टी का कैसी होगी, थोड़ा गीली गीली सी मिट्टी होगी। तो ऐसी मिट्टी पर बड़े बड़े पेड़ होना संभव नहीं है, क्योंकि भाई क्या है, उसका जो आधार है वो कमज़ोर होगा। तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं। कैसे, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, और उन छोटे छोटे पेड़ पौधों को क्या कहते हैं, सुंदरी वृक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर सुंदरी वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, या जिसको आप कहते हैं मैंग्रोव वन, या हिंदी में क्या कहेंगे, सुंदरी वृक्ष। तो सुंदरी वृक्ष के अधिक होने के कारण इस जगह का नाम क्या पड़ गया, सुंदरवन। अब जो ये सुंदरवन है, देखो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें से आपका अधिकतर जो भाग है वो कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में। 10,000 में से 6,000 के लगभग आपका कहाँ पड़ेगा, बांग्लादेश में, और 4,000 कहाँ पड़ता है, आपका भारत में पड़ता है। और सुंदरवन डेल्टा ये सफ़ेद बाघों के लिए भी फेमस है, बंगाल टाइगर आपने सुना होगा, तो ये इस क्षेत्र में ही अधिकतर पाए जाते हैं।